नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। ये हमारा एक नया एपिसोड शुरू हो रहा है जिसका नाम है पंचायत सीरीज। पंचायत सीरीज का ये पहला एपिसोड है। इसमें हम पूरा गाँव के बारे में समझेंगे, यानी गाँव कैसे बना, इसका इतिहास, इसकी प्रशासनिक संरचना, जैसे कि गाँव के प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड मेंबर, गाँव की जितनी समस्याएं हैं, गाँव के विकास, ये सब कुछ इस सीरीज में चलेगा। कम से कम 20 से 25 वीडियो में ये कंप्लीट होगा, यानी 20 से 25 एपिसोड में ख़त्म होगा। गाँव में जितनी भी प्रकार की संस्थाएं हैं, जितनी भी चीज़ें, जैसे कि कोटेदारी है, मनरेगा है ना, विकास की योजनाएं जैसे कि पीएम आवास है, टॉयलेट है, सड़क हैं, वाईफाई, बिजली, पानी, सिंचाई, जितनी भी गांव से संबंधित गतिविधियां हैं, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक-एक एपिसोड में। तो आप वीडियो को, हर एपिसोड को आप देखिएगा। आज का जो पहला एपिसोड है, इसमें आज हम समझेंगे गांव के बारे में। गांव की उत्पत्ति हुई कैसे, गांव कहते किसे हैं, ठीक है। इतिहास यानी कि प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल होते हुए ब्रिटिश काल और आज़ादी के बाद की स्थितियों में क्या क्या बदलाव आया, संक्षिप्त में इसका अध्ययन करेंगे। फिर हम सेकंड वाले एपिसोड में ग्राम प्रधान क्या होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, फिर वहाँ से बात शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने एक शब्द लिखा है ग्राम, इसको हम लोग गांव भी बोल देते हैं, गांव या ग्राम। दरअसल हमारा जो वैदिक युग था, ऋग्वैदिक काल, उसमें गांव को ग्राम कहा गया है। तो वैदिक काल में ग्राम कहा जाता था। ग्राम का मतलब लोगों का समूह, वो आगे हम आपको बताएंगे। हमारे यहाँ जो जनगणना हुई सन 2011 में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की परिभाषा दी गई, बताया गया कि किसे गांव कहेंगे। भाई एक प्रश्न तो है ही, गांव और शहर में क्या फ़र्क है। मुझे लगता है कि आज तारीख है 30 मार्च 2025। 30 मार्च 2025 को अगर किसी पढ़े लिखे भी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फ़र्क बता पाएगा, क्योंकि जो कुछ शहर में है इस समय वो सब गांव में भी हो गया है। पहले गांव में लाइट नहीं होती थी, बिजली मतलब लाइट, फोन, सड़क, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, घर अच्छे, यही सब तो गांव में नहीं होते थे, शहर में होते थे। लेकिन अब तो सब कुछ गांव में हो गया है। तो अंतर क्या रहा, गांव की जनसंख्या भी ठीक ठाक हो गई है, वाईफाई से गांव भी जुड़ा है, शहर भी जुड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर भी बता पाएगा। फिलहाल कुछ अंतर तो है ही। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण लेट हो गया। तो 11 की जनगणना के अनुसार गांव की परिभाषा दी गई। परिभाषा में ये बताया गया कि अगर कोई ऐसा कस्बा है या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां लोग रहते हैं और वहां पे जो जनघनत्व है, अगर वो 400 है, 400 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में, जैसे 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा ये गांव है। इसकी लंबाई कितनी है, 1000 मीटर लंबी, 1000 मीटर चौड़ी। कोई ऐसा कस्बा या क्षेत्र 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा है, तो वो क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर। और इस क्षेत्र में अगर 400 या इससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो ये गांव नहीं माना जाएगा। 400 या 400 से कम लोग रह रहे हैं तो ये गांव माना जाएगा। यानी जनघनत्व जो है वो 400 या फिर 400 से कम होना चाहिए। पूरे भारत की अगर हम बात करें, पूरे भारत की, तो पूरे भारत का जो जनघनत्व है वो इस समय है 382, यानी यही 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी हर एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग हैं। ये हर जगह नहीं है, एक औसत है। आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ तो 11,000 है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 11,000। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ तो 17 ही है, तो वो अलग बात है, ये औसत है। तो इसके अनुसार कहा गया कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे कम अगर हैं तो वो गांव माना जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो गांव की श्रेणी से शहर की श्रेणी में शिफ्ट होने लगेगा। पहली बात। दूसरी चीज़ ये बताया गया
कि वो जो ग्राम है, जो गांव है, वो शहरी जैसे कि नगर पालिका परिषद से संबद्ध न हो, यानी कि जुड़ा हुआ न हो वहाँ से, ये अलग ही हो। यहाँ पे गांव का चुनाव, जैसे हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था दो तरह की है, शहरों की अलग है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है ना। इसके अलावा गांव की क्या है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है और ग्राम प्रधान यानी ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत यानी एक प्रधान होना चाहिए, एक मुखिया होना चाहिए वहाँ का, ऐसा। इसके साथ साथ जो वहाँ की जनसंख्या है वो 75% जनसंख्या क्या होनी चाहिए, कृषि या कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए। 75% या फिर इससे ज़्यादा लोग वहाँ के जो हैं, जो जीविका का उनका काम है वो कृषि होना चाहिए। ये गांव की विशेषता है, ये बात बताई गई 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम इसके अलावा अब और जोड़ दीजिए जो आगे आएगा ही, जैसे 1000 से लेकर के 5000 के बीच में लोग होने चाहिए एक गांव में, यानी कम से कम 1000 होने चाहिए और अधिक से अधिक 5000। यानी 1000 से अगर कम है जिस गांव में तो उसको गांव नहीं माना जाता, उसको बगल वाले गांव में शिफ्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, यानी उसका प्रधान दूसरे वाले गांव जो से संबद्ध है वहां का होता है। जब 1000 जनसंख्या हो जाती है तो उसे गांव घोषित कर दिया जाता है। और 5000 की जनसंख्या तक, 5000 के ऊपर हो गई तो फिर वो गांव से बड़ा। लेकिन अपवाद के रूप में किसी गांव में 10,000 जनसंख्या है, कहीं 15,000 हो गई है, लेकिन आप औसत देखेंगे तो ज़्यादातर 1000 और 5000 के बीच में जनसंख्या होती है। ये सारी बातें आगे हम करेंगे। आते हैं अपने आज के टॉपिक पर कि जो हमारा गांव है उसकी अगर हम विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत में आ जाएं। अब प्राचीन भारत में अगर हम आते हैं तो हमारे सामने एक युग आता है, वैदिक युग। ये वैदिक युग कब से कब तक रहा, तो वैदिक युग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वैदिक युग को दो भागों में, एक युग रहा 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, और इसका नाम है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी इसमें मुख्य वेद ऋग्वेद था और ऋग्वेद के अनुसार वहां की पूरी शासन व्यवस्था समाज था। 1000 मतलब जैसे आज 2025 लगा है ना, तो जहां से शुरुआत हुई ईस्वी की वहां से 1500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के 1500 साल पहले से 1000 साल पहले तक, फिर 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में 3 और वेद, पुराण, ग्रंथ, आर्यायक, ब्राह्मण, ये सारे चीजें आ जाती हैं। तो ये काल है वैदिक काल। अब इस काल में अगर हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा गया है कि जो ग्राम है, ग्राम का अर्थ बताया गया है, और ग्राम के अर्थ के रूप में कहा गया है लोगों का समूह। लोगों का समूह, जहां लोग रहते हैं उसे गांव कहा जाएगा। और ग्राम सभा का भी वर्णन है। ग्राम सभा, ये जो ग्राम सभा है वो गांव की व्यवस्था देखेगी, और इस ग्राम सभा का एक मुखिया होगा, एक लीडर होगा, या एक अध्यक्ष होगा, या एक मालिक कह सकते हैं, उसका नाम होगा ग्रामणी। तो ग्रामणी क्या है, आज की भाषा में कहें तो प्रधान या मुखिया। तो एक गांव होगा यानी लोगों का एक समूह होगा। उस समय समूह कबीलों के रूप में होते थे, पूरे जंगल थे, पूरे देश में, दुनिया में क्या थे, जंगल ही थे। जंगलों को साफ करके खेती की जाती थी। जब जो व्यक्ति जिस जंगल को पहले साफ करता था वहाँ की जमीन उस व्यक्ति की हो जाती थी, वहाँ लोग बसते थे, और जमीन जो होती थी वो सामूहिक होती थी, यानी जमीन ट्रांसफर नहीं होती थी। आज की तरह खरीद फरोख्त जमीनों का नहीं होता था, क्योंकि जमीन बहुत पर्याप्त मात्रा में थी। तो जिसको जमीन चाहिए होती थी वो जंगल को साफ करता था। तो जंगल को साफ करते थे लोग, अस्थायी रूप से बसते थे। पहले पशुपालन व्यवस्था थी, फिर अस्थायी रूप में जब बसने की प्रथा शुरू हुई तब ये गांव की उत्पत्ति हुई। वरना कबीले लोग क्या करते थे, एक जगह जंगल साफ करते थे, रहते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे, तीसरी जगह, ऐसे ऐसे। और ये जो ग्राम है या ग्राम सभा है या ग्रामणी जो मुखिया है, ये काफ़ी स्वतंत्र होते थे, यानी अपना निर्णय खुद करते थे, न्याय करते थे, पूरी शासन व्यवस्था देखते थे, यानी कि ये स्वतंत्र थी।
कई गांव के जो मतलब कई गांव के एक मुखिया होते थे जिन्हें हम राजा राजा बोलते थे, तो राजा से ये काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए थे। उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो इसमें थोड़ी स्वतंत्रता में गिरावट आती है, थोड़ी गिरावट आती है, ज़्यादा नहीं। तो ये वैदिक युग चलता रहा। वैदिक युग के बाद हम आते हैं मौर्य एवं गुप्त काल में। ये भी आप प्राचीन इतिहास में ही आएंगे। तो मौर्य एवं गुप्त काल में जब हम आते हैं तो मौर्य काल में जो गांव है ग्राम, इसके मुखिया को ग्रामिक कहा गया, ग्रामिक। और थोड़ी स्वतंत्रता इसकी बाधित हुई क्योंकि मौर्य काल जो है आप देखेंगे अशोक के समय में जितना बड़ा साम्राज्य अशोक का था उतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं रहा। पूरा उधर उत्तर भारत में आप चले जाइए, पंजाब चले जाइए, पंजाब के ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ से लेकर के पूरा इधर उड़ीसा, फिर पूरा दक्षिण भारत, जितना बड़ा साम्राज्य उसका था किसी का नहीं था। इतना बड़ा साम्राज्य का मतलब होता है कि बहुत ही चुस्त दुरुस्त शासन व्यवस्था थी। गांव को बहुत आज़ादी नहीं थी। और जो खेती की व्यवस्था थी, खेती किसानी की व्यवस्था थी, उसमें जो खेत होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक खेत होते थे जहाँ राजा जब स्वयं उस क्षेत्र को जीतता था तो वहाँ पे जो लोग खेती कर रहे होते थे वो पूरा खेत राजा के अंडर में आता था और उस पर राजा अपने हिसाब से खेती करवाता था। और एक दूसरा खेत होता था जिसको सीता बोला जाता था, यानी कि जंगलों को काट करके साफ करके जो जनजातियाँ थी वो ज़मीन बनाई होती थी और उसको राजा जीत लेता था और फिर वहाँ पर खेती होती थी, वो टैक्स वहाँ से प्राप्त होता था। तो इस तरह से बहुत ही कठोर शासन व्यवस्था कह सकते हैं थी। तो गांव को बहुत स्वतंत्रता नहीं थी, एक नौकर की तरह लोग व्यवहार करते थे, खेती करते थे। एक मालिक उसका राजा होता था और राजा को टैक्स देते थे। लेकिन जब हम गुप्त काल में जाते हैं तो गुप्त काल में ये जो ग्राम है, ग्राम को और अधिकार प्राप्त हो गए, यानी थोड़ी स्वतंत्रता मिली और अधिकार प्राप्त हो गए। अधिकार का मतलब इनको पंचायत करने का मौका दे दिया गया और इस पंचायत में बुजुर्ग लोग शामिल होते थे और बुद्धिमान, यानी जो गांव के बुद्धिमान और बुजुर्ग यानी अनुभवी लोग होते थे उनको पंच बनाया जाता था और उस गांव में जो भी समस्याएं होती थी उसका वो निवारण करते थे और आगे की रूपरेखा बनाते थे। ये पूरे प्राचीन काल में ही रहा। कौटिल्य ने भी इसका वर्णन किया है, गांव का वर्णन किया है कौटिल्य ने भी। फिर आते हैं मध्यकाल में। अब मध्यकाल में हम सल्तनत में देखेंगे, सल्तनत और मुगल। तो सल्तनत काल में जब हम देखेंगे तो जो गांव हैं इन्हें जमींदारों और नवाबों के अधिकार में दे दिया गया। तो गांव के मालिक एक तरह से कौन हो गए? जमींदार। जमींदारों की उत्पत्ति बड़ी रोचक है, हम आपको बताएंगे कभी जब हम आपको पढ़ाएंगे खेती के प्रकार और भूमि का स्थानांतरण, भूमि के देखरेख, भूमि में कितने प्रकार की भूमियां हैं, यानी भूमि से संबंधित जब हम देखेंगे पूरा मामला तो उसमें आएंगे जमींदार। जमींदारों का बड़ा रोचक इतिहास है। तो जमींदार प्लस नवाब इनके अधिकार में गांव आ गए और गांव में जो खेती किसानी होती थी वो इन्हीं लोगों की देखरेख में होती थी। मजदूर की तरह लोग काम करते थे, टैक्स देते थे। ये सल्तनत काल में रही। स्वतंत्रता न के बराबर थी, राजा ही पूरा सब कुछ सर्वे सर्वा होता था। मराठों के समय में आएंगे, वहाँ भी यही व्यवस्था रही, बहुत अंतर नहीं आया। फिर हमारे यहाँ होता क्या है कि जब ब्रिटिश काल आता है यानी अंग्रेज़ों का आगमन होता है तो अंग्रेज़ों ने देखा कि हमारे यहाँ की जो गांव की व्यवस्था है वो ठीक ठाक है और इन लोगों ने एक व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था, एक व्यवस्था शुरू करी इन लोगों ने जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 1793 में शुरू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें होता क्या था कि जो पूरा गांव का गांव होता था वो किसी जमींदार को दे दिया जाता था और उस पूरे गांव में जितनी खेती किसानी होती थी जमींदार टैक्स वसूलता था, कर लेता था और फिर वो राजा के पास पहुंचाता था। बड़ा शोषण होत करते थे जमींदार। बताते थे कि हमने, मान लीजिए कि कहा जाता था कि 25% वसूला गया, लेकिन वसूलते बहुत ज़्यादा थे, राजा को पहुंचाते कम थे। तो जमींदारों ने इसका बड़ा शोषण किया। इसके कारण गांव की स्थिति बड़ी खराब हो गई, भुखमरी के शिकार हो गए गांव के लोग।
और अपने ही खेत पर मजदूर बन करके रह गए थे। इसी के संघर्ष में तो आगे फिर विद्रोह हुए ना, किसान विद्रोह, नील मोपला, बहुत सारे विद्रोह हुए, फिर क्रांतियाँ हुई। ये इतिहास में है, आप इसको जानते हैं। हमारा जब आज़ाद हुआ देश 1947 में, तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या थी? पुनर्वास की समस्या थी। जो पाकिस्तान से लोग यहाँ आए थे उनकी समस्या थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, बहुत समस्याएं थी। तो हमारे यहाँ की सरकार ने सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया? कृषि में सुधार। पहले फोकस उसका था कृषि सुधार, कृषि में सुधार। अब कृषि में ही सुधार के साथ साथ पंचायतों का भी गठन हुआ। राजस्थान के, है ना, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद 1993 से इस पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल कर दिया गया। आज जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है वो संवैधानिक है, यानी कि 93 से पहले और आज़ादी के बाद और 93 से पहले जो यहाँ हमारे यहाँ के गांव के मुखिया होते थे, जिन्हें प्रधान कह सकते हैं हम, उनको कोई अधिकार बहुत मिला हुआ नहीं था। संविधान की ओर से बहुत अधिकार उनको नहीं मिला था। हालांकि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व में कहा गया था ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, और महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो इन वक्तव्यों को देख करके, उनके मोटिव को देख करके ये निश्चित हो गया था कि ग्राम पंचायतों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन संवैधानिक दर्जा 93 में प्राप्त हुआ। तो 93 तक जो यहाँ के प्रधान होते थे उनको कोई पावर नहीं था, बहुत वो कुछ कर नहीं सकते थे, कोई फंडिंग नहीं आती थी, बस वो मालिक बन करके एक तरह से रहते थे और न्याय करते थे। जिस तरह से आज काम हो रहा है इस तरह से नहीं होता था। 93 में जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तब से फंडिंग मिलने लगी और पूरा सिस्टमेटिक सारा काम हो गया।